हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 में बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को लेकर। दैट इज आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं हम लोग चैप्टर में और बात कर लेते हैं टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में। तो ये टिश्यू वर्ड आया कहां से और ये टिश्यू है क्या चीज? देखो, आप लोग जानते होंगे प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था क्या? सेल। और जो सेल है, अगर हम बहुत सारे सेल को आपस में कंबाइन कर दें तो ये सेल मिलकर बना देते हैं एक टिश्यू। अगर हम इन टिश्यू को आपस में कंबाइन कर दें तो ये बना देते हैं ऑर्गन। और अगर बहुत सारे ऑर्गन को कंबाइन कर दें तो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम और उससे बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात है? तो टिश्यू के बारे में जहां तक मुझे पता चल पा रहा है वो ये कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? तो चलो फिर से चलते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन देखो क्या कहती है बच्चों टिश्यू की। टिश्यू की डेफिनेशन कहती है अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ विच आर सिमिलर इन एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक। इसका मतलब टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स आपस में मिलेंगे और बना देंगे बच्चों टिश्यू। क्लियर है? और टिश्यू आपस में मिलके बना देंगे और ऑर्गन आपस में मिलके बना देंगे और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बन जाता है? बात समझ में आ गई? तो अगर कोई मुझसे आगे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ टिश्यू, तो मैं बताऊंगा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं आगे। लिखा है कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ब्लड टिश्यू है हमारे पास, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू के जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है ना? हम इसमें ब्लड टिश्यू भी पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू भी पढ़ेंगे। हर टाइप के टिश्यू हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्लियर? देखो बच्चों, यहां पर कुछ मस्कुलर टिश्यू के बारे में लिखा है मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉजेज मूवमेंट। ये कह रहे हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। देखो ये हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है ये हो पा रहा है मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से। क्लियर बात है? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपने हाथ पैर को मूव करा पाते हैं। लिखकर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज कैरी मैसेजेस टू और फ्रॉम द ब्रेन। इसका मतलब है कि हमारे जो टिश्यू होते हैं नर्वस टिश्यू, वो ब्रेन तक किसी भी मैसेज को लेके जाते हैं और फिर ब्रेन से वापस भी लेके आते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये था बच्चों कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैरी करता है मैसेज टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ब्लड टिश्यू। देखो ब्लड टिश्यू क्या होता है बच्चों, ये अपने आप में एक फ्लूइड टिश्यू है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के अंदर मिक्स होके ही पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है। क्लियर होगी बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो चलते हैं आगे और बात करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में। देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ टिश्यूज। मतलब जो टिश्यू होते हैं इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं अपने, जिसमें जो फर्स्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिश्यूज हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? जिनके पास एक से ज्यादा सेल है, जैसे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या अपने आप में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है। तो ये बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करते हैं। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज होती है बच्चों? देखो यहां पर बात देखो आप, ये एक डिवीजन ऑफ लेबर का एक एग्जांपल है। देखो यहां पर ये पर्सन क्या कर रहा है, यहां पे ये कंपनी का वर्क चल रहा है। ठीक है? ये पार्सल यहां से उतार रहा है, ये इसको दे रहा है, ये आगे लेके जाके इस मशीन में चढ़ा रहा है, ये कंप्यूटर में फीड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्हें सब मिलके एक टास्क कर रहे हैं, ये सब मिलके एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा यहां पे पता क्या हुआ है? देखो यहां पे ना बिल्कुल प्रॉपर वे में काम चल रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है। सबको अपना अपना काम पता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना बच्चों, उनको भी अपना अपना काम पता होता है। उनको भी अपना अपना
जैसे नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू को पता है कि मेरे को तो सिग्नल भेजने हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। मस्कुलर टिश्यू है, उसे पता है मुझे तो मूवमेंट कराना है, ठीक है। हमारे पास कार्डियक टिश्यू होते हैं, उन्हें पता है कि हार्ट के पंपिंग में हमें हेल्प करना है। ब्लड टिश्यू है, उसे पता है कि मुझे तो ट्रांसपोर्टेशन कराना है। तो यहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब जो पूरी बॉडी के अंदर काम होते हैं वो सब बटे हुए हैं, किस टिश्यू को क्या करना है उसे ऑलरेडी पता है। तो यहां पे इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लिखा है नेक्स्ट, टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। प्रीवियसली अभी बात की थी हमने, टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर रेट ऑफ सर्वाइवल देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो बच्चों मल्टी, देखो टिश्यू किसके पास होंगे, जो मल्टी सेलुलर होगा। भाई यूनिसेलुलर के पास तो टिश्यू हो नहीं सकते ना, क्यों, वो तो खुद एक टिश्यू से, एक सेल से बना है। जिसके पास एक ही सेल है तो उसके पास ग्रुप ऑफ सेल तो होगा नहीं, इसका मतलब उसके पास टिश्यू होगा नहीं। ये कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके चांस ऑफ सर्वाइवल यूनिसेलुलर से ज्यादा होते हैं। अब क्यों होते हैं बच्चों, मान लो सपोज करते हैं किसी के पास 10,000 सेल है, उसका एक सेल डैमेज हो गया, तो बचे हुए सेल उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो उसके जैसा नया सेल क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुल मिला के जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर। क्लियर, चलो चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक पर। तो बात करते हैं हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो यहां पर डिस्कस करेंगे अभी हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं, दोनों का काम क्या क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर फिर हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं इनके बारे में। लिखा है प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव, therefore most of the cells in plant tissue provide only mechanical strength। इसलिए ज्यादातर जो सेल उनके अंदर होते हैं वो केवल और केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Hence most of the cells in plant tissues are dead। इसीलिए ज्यादातर सेल उसमें कैसे रहते हैं, डेड रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है, why most of the plant tissues have dead cells। तो आप बता सकते हैं सिंस प्लांट्स डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर, ठीक है ना, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज आर डेड। क्लियर, नेक्स्ट वन है, लिखा है द ग्रोथ इन प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, देयरफॉर ग्रोथ टिश्यू आर फाइंड ओनली इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ये कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं ना वो कुछ पर्टिकुलर जगहों से ही बढ़ते हैं, मतलब प्लांट की पूरी बॉडी एक साथ ग्रो नहीं करती, प्लांट के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं। जैसे उसकी टिप होती है, जो प्लांट की टिप होती है वो तेजी से बढ़ती है, जो उसकी रूट होती है वो तेजी से बढ़ती है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं ना वो प्लांट्स के पास कुछ पर्टिकुलर रीजन में होते हैं। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। कहता है एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, दे नीड मोर एनर्जी टू, सो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एनिमल टिश्यूज आर। नेक्स्ट वन है द ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म देन प्लांट्स। क्या मतलब है इस बात का, देखो जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। इस बात का मतलब समझो आप लोग ये देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना स्प्रिंग सीजन में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, गर्मियों में फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, सर्दियों में भी थोड़ा धीरे बढ़ते हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजन आते फिर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स और एनिमल में ऐसा होता है कि बरसात आई तो तेजी से बढ़ रहे? नहीं, ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो और जो एनिमल्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब इस तरह की बात तो नहीं होती कि अब सर्दी आने वाली है बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा,
अब बरसात होगी अब बढ़ेगा एकदम से ये, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है नॉन यूनिफॉर्म। पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा बढ़ते हैं, किस सीजन में कम बढ़ते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग और बात करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन किसका देखना है बच्चों? प्लांट टिश्यूज का। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, या वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में। देखो बच्चों, हमारे पास जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अभी यहां पे ब्रीफ में देख लेते हैं, अभी एक एक करके सबको डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पर जो टिश्यू है भाई मेरिस्मेटिक है, ये परमानेंट है, तो किसी बेस पे डिवाइड तो किया गया होगा ना, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते होंगे। देखो बच्चों, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनके जो सेल्स होते हैं हैव टू डिवाइड, इनके अंदर ना डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, मतलब ये एक से दो, दो से चार, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती, डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम में, और ये जो आपके परमानेंट टिश्यू है इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिंपल परमानेंट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जाइलम एंड फिलोएम। और ये फिर आपके जाइलम एंड फिलोएम के कंपोनेंट है, एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है? अभी हम देखो कहां पर हैं, हम है मेरिस्मेटिक पर। मेरिस्मेटिक पढ़ेंगे, इसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे, फिर परमानेंट पढ़ेंगे, फिर इसके दोनों पार्ट पढ़ेंगे, इसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे, इसके दोनों पार्ट पढ़ेंगे, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू होगा कंप्लीट। क्लियर है? तो अब कहां चलते हैं हम लोग? हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पर और डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? चल देखो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनको ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। क्लियर है? नाम से पता चल रहा है ग्रोथ कराते होंगे प्लांट की, ठीक है। लिखा है दीज आर द टिश्यूज विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। मतलब यहां पर जो टिश्यूज होते हैं उनकी एबिलिटी रहती है डिवाइड होने की, जो मतलब सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और उनकी क्वांटिटी वहां पर इंक्रीज होती रहती है। लिखा है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यूज, इनको ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। लिखा है दीज tissues are found in the growing region of the plant like root, stem, shoot, tip of the plant। मतलब ये जो टिश्यू है ये पूरे प्लांट में नहीं पाए जाते, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द ग्रोइंग रीजन। जहां से प्लांट बढ़ता है ये केवल वहीं पर पाए जाते हैं, जहां जहां से वो ग्रो करेगा केवल ये उसी रीजन में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। लिखा है डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are found, meristematic tissues can be classified as। मतलब ये प्लांट में किस जगह पर पाए जाते हैं उसके बेस पर हमने इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको इंटर
कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तीसरा है बच्चों लेटरल, तीसरा क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, मतलब लेटरल मेरिस्टेम और वी कैन से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर है? अब क्या करना है पता है आप लोगों को? मेरिस्टेमेटिक की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई भाई, सेल्स की एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, ठीक है, ग्रोथ टिश्यू होते हैं। अब हम तीनों को डिफाइन करेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। हमें यहाँ पे दो बातें बतानी है, एक तो ये टिश्यू कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी बात ये कि भाई ये काम क्या करते हैं, किस तरह की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम। देखो एपिक का मतलब होता है चोटी, शिखर, टिप पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? टिप पे पाए जाते हैं। लिखा है दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट at the growing tip of the stems and roots। रूट एंड स्टेम की टिप पे पाए जाते हैं। ये देखो, ये यहां पर इस स्टेम के टिप पर पाया गया कौन सा टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे रूट में भी होते हैं नीचे की तरफ ये। इसके बाद बात करते हैं काम क्या करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इनका काम है कि ये स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वी कैन से इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है भाई, एपिकल तो मिलते थे टिप पर, ये देखो कहां मिलते हैं। लिखा है दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस ऑफ द लीव्स, यहां पे नोड्स भी लिख सकते हैं, मतलब बेस ऑफ द लीव्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स, तीन जगह पर मिलते हैं, नोड्स, इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ द लीव्स। लिखा है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय एडिंग प्राइमरी टिश्यूज। दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेस। देखो बच्चों ये कहां कहां पाए जाते हैं, कौन से टिश्यू है ये, कौन से टिश्यू है? इंटरकैलरी। देखो बच्चों, एक तो यहां पर ये जो नोड्स होती हैं, जहां से कोई ब्रांच निकल रही होती है, वहां पर आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। जब यहां से आगे एक ब्रांच निकलेगी तो फिर यहां भी पाए जाएंगे, और फिर जहां यहां से एक लीफ जुड़ेगी इससे, तो लीफ के बेस पे भी पाए जाएंगे। तो जहां जहां से ब्रांचेस ज्वाइन होती चली जाएंगी, वहां वहां पर आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है बच्चों, देखो ये तो सारे टिश्यू हैं, ये अलग अलग रीजन में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको अलग अलग नाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। हम लोग का मेन मोटिव रहेगा यहाँ पर कि हम ये याद रखें कि कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है और जो टिश्यू है उसका काम क्या है। जैसे हमने अभी एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात की कि भाई टिप पे पाया जाता है और ग्रोथ कराता है, मतलब लेंथ बढ़ाता है। इसके बारे में बात करेंगे इंटरनोड्स, तो कहां पाया जाता है? नोड्स, इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ द लीव्स। एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बढ़ाता है, मतलब इस तरह से बढ़ता है प्लांट। ये वाला काम तो कौन कर रहा है? एपिकल। ऐसे ग्रोथ कौन करा रहा है? क्लियर बात होगी? अब चलते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पर। अब ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चों कहां पाए जाते हैं? लिखा है दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। तो भाई लेटरल साइड होती है ये वाली, देखो हमने कट कर दिया इसको, हमने कट कर दिया। आप जब किसी लकड़ी को कट करोगे ना तो आपको देखो क्या मिलेगा, इस तरह से वहां पे कुछ लाइंस मिलेगी, ये गोल गोल। ये पता कौन है? ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लेयर्स, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। तो ये कहां पाया जाता है बच्चों? ये लेटरल साइड पे पाया जाता है, रूट एंड स्टेम की। एंड दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द गिर्थ। गिर्थ का मतलब होता है इसकी थिकनेस बढ़ाता है ये, ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये इसकी गिर्थ बढ़ाता है। लेटरल ये वाली साइड होती है प्लांट की। क्लियर? कोई इशू नहीं है बारे में? ठीक है बच्चों, देखो ये परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। देखो कोई भी टिश्यू इनिशियली परमानेंट नहीं होता। एक्चुअल में जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो आपके
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके सेल्स आपको पता है डिवाइड होते रहते हैं, उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। कब तक डिवाइड होते रहेंगे? एक प्लांट है, मान लो सपोज करते हैं आप कोई प्लांट लगाएं, उसकी लंबाई कब तक बढ़ती रहेगी? एक टाइम आएगा ना जब उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सेल हैं मेरिस्टेमेटिक के जो अभी तक डिवाइड हो रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा जब ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को लॉस कर देंगे। जब ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को जब ये अपनी एबिलिटी को लॉस कर देंगे तो बच्चों यही टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। यही टिश्यू जब ये क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड होने वाली एबिलिटी को लॉस कर देंगे तो उस कंडीशन में यही टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? और ये जो बच्चों प्रोसेस है ना यहां से यहां पहुंचने का, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो लिखा है व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अ परमानेंट शेप। समझ में आ गई बात? एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, देन दीज टिश्यूज आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। तब इन्हीं टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब मैच्योर हो जाएंगे और अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देंगे तो उस कंडीशन में ये टिश्यू परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? देखो यहां पे एक नोट भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनटू परमानेंट टिश्यूज इज नोन एज, मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनटू, ठीक है। और आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके भी लिख सकते हैं अगर बड़ा आंसर लिखना है थोड़ा, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अ परमानेंट शेप एंड साइज, then these tissues are known as permanent tissues and this process is known as the differentiation. नेक्स्ट वन बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे, लिखा है देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो जब किसी चीज को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है ना तो उनमें हमेशा क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर भी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी एक डिफरेंस है और वो क्या है मैं आपको बता दूं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें सारे के सारे सेल एक जैसे होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो भाई हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो बच्चों अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो मैंने आपको बताया इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऑल दी सेल्स आर ऑफ सेम काइंड, एक जैसे होते हैं। लिखा है दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ऑल दी सेल्स इन द टिश्यूज आर सिमिलर इन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें जितने भी सेल्स होंगे वो सारे एक ही जैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा और सारे सेम काम करते होंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। These are the 3 types of simple permanent tissues. क्लियर? एक एक करके डिटेल में बात करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज पैरेन्काइमा। देखो क्या होता है पैरेन्काइमा, ध्यान से सुनना। लिखा है द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग thin walled and are loosely packed। मतलब यहां पे हमने देखो कुछ चीजें मार्क की हैं। जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो लिविंग होते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है
एंड आर लूजली पैक्ड, मतलब वो थोड़ा गैप गैप में पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते। बात समझ में आ गई? लिखा है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम। अब यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है और वी कैन से स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमा का। यहां पर देखो जो सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, और यहां पर देखो बीच बीच में क्या है, इनके इंटरसेलुलर स्पेसिस है। क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसिस है। तो मुझे पैरेन्काइमा में दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। दूसरी बात, जो सेल होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं इनके बीच में, इंटरसेलुलर। अब आ जाओ इनके फंक्शन पर। देखो भाई, अगर फंक्शन की बात करें, लिखा है सम पैरेन्काइमा लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। कह रहा है कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? एंड हेल्प इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। किसमें करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। कहता है दीज पैरेन्काइमा आर नोन एज द क्लोरेन्काइमा। मतलब भाई पैरेन्काइमा का है हमारे पास दो है, देखो ये एक एरेन्काइमा होगा, एक क्लोरेन्काइमा होगा। ये कह रहा है कि जो कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनके पास, और वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो हेल्प करते हैं, और ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब मान लो सपोज करते हैं कल आपसे क्वेश्चन में कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोरेन्काइमा, तो आप बताएंगे सम पैरेन्काइमा हैज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। These parenchyma are known as the क्लोरेन्काइमा। बात करेंगे नेक्स्ट वन। लिखा है some parenchyma cells have large intercellular spaces which help the plant to float in water। इसका मतलब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं, कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेसिस होते हैं। क्या होते हैं? और वो हेल्प करते हैं इन फ्लोटेशन, इन, और ऐसे टिश्यूज को हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? मतलब पैरेन्काइमा के दो पार्ट हो गए, ये क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे एक्वेटिक, वो प्लांट पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। वो क्यों तैरते हैं? क्योंकि वो फ्लोट इसलिए करते हैं क्योंकि एरेन्काइमा होता है उनके अंदर। क्या होता है? नेक्स्ट वन कहता है इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन द सेल्स अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं उनसे गैसेस क्या होती है? इजीली एक्सचेंज हो जाती है। लिखा है सम पैरेन्काइमा सेल्स एंड रूट एंड स्टेम स्टोर फूड मिनरल्स एंड वाटर। कह रहा है कुछ ऐसे भी हमारे पास पैरेन्काइमा होते हैं जो अपनी रूट में फूड स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आप मूली गाजर खाते हो ना, तो इनकी रूट होती है ना जो नीचे, जिसे आप खाते हो, वो पैरेन्काइमा है। वो क्या है? पैरेन्काइमा है, वो फूड स्टोरेज करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चले आगे। तो ये था पैरेन्काइमा। अभी चलेंगे हम लोग कोलेन्काइमा, दैट इज सेकंड वन। ठीक है, देखो बच्चों, बात करेंगे स्ट्रक्चर की। लिखा है द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग, थिक वॉल्ड एंड आर क्लोजली पैक्ड। देखो वहां पर हमने बात की थी सेल्स लिविंग थे, सेल्स यहां भी लिविंग है। वहां पर सेल वॉल थी थिन, यहां सेल वॉल है थिक। वहां पर इंटरसेलुलर स्पेसिस ज्यादा थे, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसिस कम है क्योंकि सेल्स क्लोजली पैक्ड है, वहां पर लूजली पैक्ड थे। लिखा है दे हैव वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम। लिखा है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी रहती है। देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस थे, वो इंटरसेलुलर स्पेसिस यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। लिखा है दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस स्टेम एंड पेटियोल। पेटियोल कहते हैं जो किसी लीफ की डंडी होती है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है दे आर फाउंड, कहां पाए जाते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं किसी चीज की जो आउटर स्किन होती है ना, इसके नीचे वाली जो स्किन होती है उसे, मतलब ये जो स्किन देख रहे हो आप लोग, एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? इसके नीचे पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? और पेटियोल, बात प्लांट सेल की हो रही, कभी मेरी स्किन सोच रही हूं। बात करेंगे फंक्शंस की, बात करेंगे तो काम क्या करता है? लिखा है दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन इजी बेंडिंग
ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। मतलब जो मेन फंक्शन है ना इस कोलेनकाइमा का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा किसी प्लांट की जो टहनी होती है उसे बैंड कर लेते हो आप लोग, तो जो बैंड हो रही है वो किसकी वजह से हो पा रही है? वो हो पा रही है कोलेनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से हो पा रही है वो? नेक्स्ट है दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। मतलब ये प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कोलेनकाइमा के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। देखो बच्चों, चलते हैं आगे और बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, ठीक है। देखो बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्या लिखा है? लिखा है दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। अभी तक दोनों के लिविंग थे, इसके डेड है। लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड। लॉन्ग होते हैं सेल्स, नैरो होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। लिखा है द सेल वॉल ऑफ दीज टिश्यूज कंटेन अ सीमेंट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन विच मेक देम हार्ड। ये कह रहा है जो सेल वॉल होती है ना इनकी, वो लिग्निन से बनी होती है, और लिग्निन अपने आप में एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है। लिग्निन अपने आप में एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि उसे हार्ड बना देता है, जो कि उसे हार्ड बना देता है। क्लियर बात होगी? फिर कहता है नोट, कहता है हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट। तो हस्क ऑफ कोकोनट में कौन होता है बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा होता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। कहते हैं इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। भाई मैंने बताया लिग्निन है, सीमेंट लाइक सब्सटेंस इसके अंदर होता है, तो ये हमेशा हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अखरोट देखा है आपने? अखरोट का जो कवर होता है बहुत हार्ड होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा होता है उसके अंदर, ठीक है। आलमंड जो बादाम होते हैं उसकी कवरिंग हार्ड होती है ना, स्क्लेरेनकाइमा होता है। कोकोनट की कवरिंग हार्ड होती है ना, स्क्लेरेनकाइमा होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखा है इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स एंड नट्स। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? लिखा इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। रिजिडिटी का मतलब है हवा है इधर को ना गिर जाए, ठीक है ना। एक हार्डनेस उसे प्रोवाइड करता है, सपोर्ट उसे प्रोवाइड करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर बात है? ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट पार्ट। इसके बाद हमारे पास है दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये दोनों अपोजिट होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं, सेम। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनका, डिफरेंट उनका शेप रहता है। लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर डिफरेंट इन एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। फंक्शन अभी भी सेम ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये तो टिश्यू की डेफिनेशन कहती है कि सारे सेल मिलके काम एक ही परफॉर्म करेंगे। इसके बाद कहता है, ये कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर बात है? अभी हम बात करेंगे जाइलम के स्ट्रक्चर की, बात करेंगे फ्लोएम के स्ट्रक्चर की, और बात करेंगे इनके फंक्शन एंड इनके कंपोनेंट्स की। फटाफट देखते हैं। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों जाइलम के बारे में। लिखा है जाइलम इज अ वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू। वस्कुलर का मतलब होता है बच्चों पाइप लाइक, ये पाइप लाइक होते हैं। कंडक्टिंग मतलब किसी चीज को आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। इनके ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। लिखा है दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ ऑफ द प्लांट्स। बात समझ में आ गई? इनका काम देखो क्या है, इनका काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर एंड मिनरल्स को, अच्छा वाटर हम कहां डालते हैं प्लांट में? रूट में। तो ये रूट से उसे लीफ तक लेके आता है। कहां तक? क्योंकि लीफ में प्रिपेयर होता है फूड। क्लियर बात हो गई? अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। बच्चों इसके होते हैं चार कंपोनेंट। एक होता है ट्रैकिड,
एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये छिप गया। एक होता है बच्चों जाइलम फाइबर, मतलब चार कैसे हो गए, ट्रैकिड हो गया, वेसल हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब हम लोग बात करें अगर यहां पर ट्रैकिड एंड वेसल्स, ये दोनों वस्कुलर टिश्यू होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मतलब इनका काम है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का काम है बच्चों फूड को स्टोर करना, और जो आपका जाइलम फाइबर है लास्ट वाला, उसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल, एक बार रिपीट करा दे, ट्रैकिड एंड वेसल्स ये ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे किसका, वाटर एंड मिनरल का, कहां से, रूट से लीफ तक। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज एंड जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गई, डेड सेल होते हैं क्योंकि। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन दैट इज फिलोएम। देखो फिलोएम के बारे में बात करते हैं। देखो ये दो तरह के ना कंडक्टिंग टिश्यू तो है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम करेगा वाटर एंड मिनरल और ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड। ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। लिखा है देखो, और याद भी रख सकते हैं हम लोग, एफ जब पढ़ते हैं ना इसको फिलोएम नहीं पढ़ते, इसको फिलोएम पढ़ते हैं। एफ से ही फिलोएम होता है, एफ से ही फूड होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये फूड करता है। लिखा है फिलोएम इज अ वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन दीज टिश्यूज आर एक्सेप्ट द फिलोएम फाइबर, फाइबर वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे इसके लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं। लिखा है दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बात समझ में आ गई। इसके बाद लिखा है कंपोनेंट के बारे में। तो बच्चों इसके भी चार कंपोनेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम, पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर। सबसे पहले बात करते हैं सीव ट्यूब की। लिखा है दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैव न्यूमरस पोर्स और वी कैन से पिट्स ऑन इट एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो सीव ट्यूब्स क्या होती है, इसमें ना ओपन एंडेड नहीं रहता है, इसमें बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है। कंपेनियन सेल, लिखा है दीज आर स्मॉल इलोंगेटेड लिविंग सेल्स, दे सपोर्ट द अदर कंपोनेंट ऑफ द फिलोएम। ये फिलोएम को सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद बात करेंगे फिलोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का सेम वर्क है, जो वहां था वही यहां भी है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। एंड द फिलोएम फाइबर का काम है, ये थिक वॉल्ड इलोंगेटेड डेड पार्ट होता है, और बच्चों ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है, इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। बात समझ में आ गई। इस चैप्टर का एक पार्ट और बचता है, दैट इज कॉल्ड द एनिमल टिश्यूज, और ये फिर चैप्टर की थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देंगे।